हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। तो पिछले लेक्चर पे हमने 8.4 को कवर किया था, यानी कि जो हमारा ये वाला चैप्टर था एकदम टेक्नोमेट्री का 8.4, ये एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे डिस्कस करना था कौन सा अगला जो हमारा चैप्टर है, कौन सा 9 यूज ऑफ टेक्नोमेट्री, यानी कि रियल लाइफ में हमारे हमारे रियल लाइफ में जो यूज है उसका, उसके डिस्कस करने थे कुछ क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पूछने वाला नहीं मिल रहा था तो बोर्ड किस में पूछेंगे, है ना। तो वही ढूंढ रहा था मैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 9। देखो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि अभी तक हमने साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट थीटा वगैरह जो भी सारी चीज़ें अध्ययन की, इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, तो उसके जो भी कुछ यूज हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखो एक चीज़ और होती है इसमें, मान लो कोई एक क्या है, मीनार है। क्या है ये, मान लो इस टाइप की कोई मीनार खड़ी है। क्या ये मीनार है कोई, समझना जरा गौर से। और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, यानी कि मान लो बच्चे की ये क्या है, आँख है। कोई व्यक्ति है, ये आँख के थ्रू इस मीनार के किसी बिंदु को, मान लो शीर्ष बिंदु को क्या कर रहा है, देख रहा है। ऐसे कुछ इस टाइप से कुछ देख रहा है। तो उसकी आँख और जो हमारा जो प्लेन होता है उसके बाद जो हमारा एंगल बनता है उसे बोलते हैं थीटा, और इसको बोला जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ओके, दो कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। और ये जो रेखा बनती है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, ये हुई तुम्हारी दृष्टि रेखा। ओके, लाइन ऑफ साइट, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और यदि देखो उन्नयन कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थोड़ी बेसिक चीज़ है, अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जानकारी रखो। अगर कोई मीनार है और कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, अगर वो ऊपर की ओर उसको ऐसे उठाना पड़ रहा है, ऐसे जब ऊपर की ओर वो देखता है तो उसकी आँख का उसके प्लेन के सापेक्ष जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, इस रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि मतलब दृष्टि रेखा। ठीक है, और एक और होता है, अब देखो मान लो कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग है। ये तुम्हारे एक खंड का मकान हो गया ये, और इसके ऊपर एक और मकान बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बालिका खड़ी है, इस टाइप से वो खड़ी है। और ये हमारा क्या है, प्लेन है, यानी कि ये ज़मीन है जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है। और ये बालकनी है, यहाँ पर कोई बालिका खड़ी हुई है। और ये इसका क्या है, क्षैतिज वो। तो जब वो ऊपर से क्या करती है कि नीचे किसी बिंदु को देखती है, नहीं नहीं नीचे नहीं, इसकी आँख के स्तर से एक और मैं इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये प्लेन था नीचे वाला, उसी टाइप से मैंने ये खींच दी। और जब वो नीचे की ओर इससे, जैसे ये दिख रही थी ऐसे यहाँ पे कहीं पे, तो ऐसे करके जैसे वो सर अपना नीचे झुकाएगा, जैसे तुम ऐसे खड़े हो, ऐसे एकदम स्ट्रेट देख रहे हो। ठीक है, तो फिर जैसे हल्का सा जब ये नीचे ऐसे ऐसे है, फिर जब ये हल्का सा जब ये नीचे झुकता है तो वो जो एंगल बनता है देखो,
जब ये हल्का सा नीचे की ओर झुकता है ऐसे, तो इस थीटा को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यानी कि जब हमें किसी चीज को देखने के लिए ऐसे स्ट्रेट है, एकदम एकदम स्ट्रेट है ना, इस तरह, और अगर मुझे नीचे झुकना पड़े ऐसे हो जाइए, तो ये जो एंगल बनाता है ऐसे ये वाला, इसे बोलते हैं हम अवनमन कोण। ठीक है। और यदि मैं ऐसे खड़ा हूँ, यदि मुझे ऊपर उठना पड़े इस तरह, तो मेरी ये थी स्ट्रेट लाइन, यदि मुझे ऊपर करना पड़े ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। और यदि ऐसे अगर नीचे की ओर बने तो उसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है। अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। DEPRESSION। ठीक है। बस इसमें तीन ही चीजें हैं। एक तुम्हारा हो गया उन्नयन कोण, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ऊपर की ओर देख रहा है तो वो प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी लाइन ऑफ साइट, उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह खड़ा है, अगर वो नीचे देख रहा है तो नीचे देखने पर उसका जो झुकाव हुआ है ऐसे, उसे बोलते हैं अवनमन कोण। हाँ, तो इसको थोड़ी नोट करो और मैं बढ़ूंगा डायरेक्टली 9.1 की तरफ। ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और प्रयास ये करूंगा कि इसी एक ही लेक्चर पे पूरा डिस्कस हो जाए। ठीक है। और इसके यूजेज हैं थीटा का कहीं यूज करेंगे, कहीं कुछ। और देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज एक बहुत बड़ी बुक है, इसका आप लोग हाई लेवल पे अध्ययन करिएगा, जब 11 12 वगैरह BSc MSc उसमें सब होता है। लेकिन अभी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी उसमें फंसे, अगर उसमें हम ना फंसे तो बेहतर रहेगा। ठीक है। ये हो गया। चलो, देखो देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। आप थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि जल्दी कवर करना है ना, तो लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक तुम्हारा खंभा है, क्या है ये, मान लो तुम्हारा खंभा हो गया, और खंभा ये कहाँ है, भूमि पर गड़ा हुआ है इस टाइप से, और खंभे के शिखर से एक हमारी इस टाइप की कोई रस्सी बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? ये रस्सी है, और एकदम स्ट्रेट है, यानी कि अच्छी प्रकार से तनी हुई है। ये भूमि के स्तर के साथ थीटा अंश का कोण बनाती है, यानी कि इसके साथ कितना, थीटा मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाती है ये। हालांकि इसका चित्र भी तुम्हें आकृति 9.11 में दिया हुआ है इसी के नीचे। ठीक है। ओके। फिर पूछ रहा है खंभे की हाइट बताओ। ये कोई खंभा है, ये कोई खंभा है, और ये प्लेन है एकदम, और वो बनी हुई रस्सी, और ये रस्सी इसके साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो बोल रहा है कि ये बताओ कि खंभे की हाइट क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसको तुम मान लो क्या, h। क्या मानोगे? खंभे की हाइट मानो h, और जो डोरी की लंबाई है वो तुम्हें दी हुई है 20 मीटर। ये जो डोरी बंधी हुई है ऐसे ऐसे करके, कितनी कितनी लंबी है ये तुम्हारी, 20 मीटर है। तो जो खंभा कितना ऊंचा है, h हाइट का, और हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू हमें निकालनी है, खंभे की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, उस पर ये तुम लिख सकते हो कि माना मैंने ABC कुछ नहीं माना, मैंने सीधे उसको h मान लिया है। तो h लिख लो कि खंभे की ऊंचाई है, क्या है, खंभे की ऊंचाई है, और बस ये समझ लो इतना पर्याप्त है। एच क्या है, खंभे की हाइट है। तो यदि ये तुम्हारा थीटा है, अगर इस थीटा को मान के, अगर मैं देखो मेरे पास क्या है, ये रस्सी जो है कहीं ना कहीं हमारा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का कार्य करेगी, और ये जो है कहीं ना कहीं हमारा लंब का कार्य करेगा। ठीक है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हो। तो मुझे पता है कि अगर मैं sin 30 का इस्तेमाल करता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा लंब बटे कर्ण। ओके। तो sin 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2 इक्वल टू लंब का मान कितना है, h, और कर्ण क्या है, 20। तो अगर मुझे h निकालना है तो मैं करूँगा इसको 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20/2, यानी कि h मिल जाएगा मेरा 10 मीटर लंबा खंबा होगा। ओके। खंबे की जो लंबाई होगी तुम्हारी वो कितनी होगी तुम्हारी, 10 मीटर। एकदम सिंपल है, हो गया।
इसमें कुछ ज़्यादा बवाल करने की आवश्यकता नहीं है, नोट कर लो फटाफट इसको। इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे तुम्हें थीटा ढूंढना है खुद के हिसाब से, ताकि तुम्हारा ये काम आ सके। अब देखो ये बोल रहा है कि एक कोई बड़ा खंभा था, ये बोल रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस टाइप से मुड़ जाता है। देखो बोल रहा है कि कोई एक तुम्हारा पेड़ लगा हुआ होगा, मान लो बांस का पेड़ है इस टाइप से, ठीक है। अब आंधी आती है, अच्छी जोर से आंधी आती है, तो ये कहीं से टूट जाता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से टूट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से टूट के बाद ये ऐसे था, तो टूट के एकदम लचकते लचकते इस तरह छू जाता है जमीन को। कैसे? इस टाइप से ये जमीन को, यही हाइट ऐसे आकर के ऐसे 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 हो जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा प्लेन है वो ही है, यानी कि भूमि। तो भूमि पे आके पूरा खंभा था ऐसे, यानी कि पेड़ था, आंधी आई, ये बीच से टूट गया। जब बीच से टूट गया तो नीचे वाला पार्ट है वो जो जिसके ऊपर से टूटा है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, देखो ऐसे था ये। तो ये जब जब ये यहाँ से टूट जाता है तो ऐसे लचक लचक के ऐसे 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 करके ऐसे, मतलब यहाँ पे भूमि पे रख जाता है। और जब रखता है तो कोण बनाता है 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके देखो, कोई खंभा है, यदि कोई पेड़ है, तो इसका जो नीचे का जहां पर ये गड़ा हुआ होता है, इस बिंदु को बोला जाता है पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। ओके, ये बात मैं बताना भूल गया था। जैसे मान लो कोई तुम्हारा मतलब बांस का पेड़ लगा हुआ है, किसी का भी पेड़ लगा हुआ है, तो उसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है, जो जमीन पे एकदम लगा हुआ होता है, उस बिंदु को बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। तो इसका पाद बिंदु क्या होगा? ये होगा। अब पेड़ टूटा, 30 डिग्री पे आके रख गया। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु ये है, और फिर जहां से पेड़ जमीन को छूता है, तो टूटने के बाद जमीन को यहाँ से छूता है, तो जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है? 8 मीटर हमें दे रखी है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि बेटा पेड़ की ऊंचाई बताओ। हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। ऊंचाई, ओके। कुछ पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मानता हूँ मैं ए, इसको बी, इसको सी। तो अगर तुम अच्छे से देखो तो जो पेड़ की जो मुझे हाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी? ए बी प्लस बी सी। क्या होनी चाहिए मेरी? ए बी प्लस बी सी। बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पूरा पेड़ था हमारा इतना, अब इतना सा टूट गया, मतलब इतना सा खड़ा है, यहाँ से टूट गया तो वो लचक गया। अब पूछ रहा है पेड़ की पूरी हाइट, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे पेड़ की कुल ऊंचाई मिल जाएगी, टोटल हाइट। ओके, ए बी प्लस बी सी मुझे मतलब निकालना पड़ेगा। अब पहले तो मैं निकालूं ए बी, है कि नहीं? तो ए बी को मैं मान लेता हूँ एच। क्या मान लेता हूँ? एच। तो यदि मैं यहाँ पर तुम्हारा थीटा है, अब मुझे क्या चाहिए? लंब ये है मेरा और आधार ये है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें लंब भी आए और आधार भी आए। तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर टेन 30। क्या? टेन 30 बराबर होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या है तुम्हारा? एच। आधार क्या है तुम्हारा? 8 मीटर। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच बाई 8। अब अगर तुम इससे एच की वैल्यू निकालो तो तुम्हारा एच निकल आएगा 8/√3, है कि नहीं? इतने मीटर तो तुम्हारी एच की हाइट मिल गई। ओके, फिर अब मुझे चाहिए ये वाली हाइट, क्योंकि ये और ये का जोड़ ही मेरा पेड़ की पूरी लंबाई होती है। ये मुझे मिल गई, ये चाहिए। अब मेरा कर्ण और आधार ये किस पे आता है? कर्ण और आधार किस पे आता है जरा सोचो। अगर ट्राई करें लाल बटे कक्का, या फिर कर्ण और लंब की बात करें, यानी कि लंब बटे आधार। एक काम करता हूं मैं, ये हो गया तुम्हारा ये। फिर यदि इसको चाहिए मुझे, इसको चाहिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं मैं। क्यों? बीसी चाहिए, तो जब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मुझे चाहिए बीसी, तो बीसी का वर्ग बराबर होगा तुम्हारा एच का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, है कि नहीं? यानी कि अगर ट्रायंगल देखें बी ए सी, देखें अगर हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा? बी ए सी पे यदि मैं देखता हूँ
BAC बनेगा ट्रायंगल तुम्हारा, 30 डिग्री ये है, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे में करूँगा, h का मान है मेरा 8/√3, इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ज़रा इसको फॉरवर्ड करो, 8×8 = 64/3। अब √3 इंटू √3 कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कई बार, प्लस 64, इसका लासा लो 3 आएगा तुम्हारा, 64 प्लस 4×3=12, 76 वो 76 18 और 19 192, इसको जोड़ो, 4×2 6 और 9×6 = 15, 256/3, ये आ गया, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू। ये हुआ हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू 256/3। अब अच्छा 256 किसका स्क्वायर होता है, 17 होता है, 217 का होता है 289, 16 का कितना होता है, 16×6 = 96 की 6 लगी 9, 16×9 = 25। हाँ 1 मिनट, मिल गया। देखो जब मैं इससे BC निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा ये √256/3, तो BC इक्वल टू 256 वर्ग होता है मेरा किसका, 16 का, तो 16/√3 मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे BC भी मिल गया और H भी मिल गया, H प्लस BC यानी कि H जो है तुम्हारा AB है कि नहीं। तो हमें चाहिए थी पेड़ की कुल ऊंचाई। अरे यार भूल गए, ये तुम्हारा BC स्क्वायर के इक्वल लिखा था ना, वही है मैंने लिख दिया। तो फिर जब स्क्वायर जाएगा तो रोड में बदल जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी प्लस में, एक आएगी माइनस में, लेकिन हम पॉजिटिव वाली लेंगे क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ओके, तो जब मैं टोटल हाइट निकालता हूँ, यानी कि पेड़ की अपनी जो हाइट होगी वो क्या होगी, AB प्लस BC। AB की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 16/√3। 16 8 कितना होता है हमारा 24/√3। एक तो आंसर बोल सकते हो ये हो सकता है, या फिर इसका परमेयीकरण कर दो, यानी कि √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे। तो क्या करोगे कि ये तुम्हारा हो जाएगा 24√3/3, यानी कि 3 और 24, यानी कि जो तुम्हारी हाइट होगी पूरी टोटल ये मिलेगी तुम्हें 8√3 मीटर। जरा आंसर एक बार इसका मैच करो, सही है कि गलत है, मैं देखता हूँ इसका आंसर है क्या आ रहा है इसका आंसर। हाँ एकदम करेक्ट है आंसर, फटाफट नोट इट। हाँ कर लो नोट फटाफट, हो गया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अरे एकदम सिंपल है, आराम से क्वेश्चन देखते जाओ और मैं करते जाता हूँ। 1-1.5 घंटे के आसपास इस पूरी मतलब चैप्टर को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो और एक्सरसाइज डालना तो मैं भूल ही गया, इस पे एक ही एक्सरसाइज है और वो है तुम्हारी एक्सरसाइज कौन सी 9.1 है। ओके, अब देखो तुम क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी फास्ट करें है ना। फिर बोला कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है वो एक पार्क में क्या करना चाहती है कि फिसल पट्टी लगवाना चाहती है, यानी कि ऐसी पट्टी ताकि बच्चे जहाँ से बैठे और इसमें फिसले यानी कि आनंद लें, ठीक है। इसे बोलते हैं फिसल पट्टी। क्या बोलते हैं इसको, फिसल पट्टी, यानी कि जिस पर हम ऐसी पट्टी जिस पर हम फिसलते हैं बैठकर। तो एक ठेकेदार है तो वो फिसल पट्टी बनवाना चाहती है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी बनवाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, यानी कि जो उसकी ऊंचाई हो उसकी कितनी हो 1.5 मीटर हो। ओके, फिर और वो भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो, यानी कि झुका कितने पर हो 30 डिग्री पर। ये किन के लिए है, जो 5 वर्ष से कम है। क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा हो रहा है। और जो ज़्यादा है उनका भी कंडीशन देख लीजिए, उनका है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई
उनकी जो फिसल पट्टी बनेगी उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। ओके, और इसका एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि ये इसकी ये पूछ रहा है कि नहीं। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, ए बी। हमसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है ए बी क्या होगा इस पे। यदि मैं इसको मानूँ पी क्यू आर, तो इस पे मुझे निकालना है पी क्यू का मान क्या होगा। ओके, तो फटाफट पहले इस पे ए बी का मान निकाल लेता हूँ। अगर मुझे ए बी चाहिए तो ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, लंब। ऐसा फॉर्मूला कोई ढूंढो जिसमें लंब और कर्ण दोनों हो। तो मैं करूँगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या है, 1.5, और कर्ण मुझे पता नहीं, कर्ण मेरा ए बी है। ठीक है, और यानी कि हमारा जो है साइन 30 जो है वो है 1.5 अपॉन ए बी। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू ए बी। तो देन ए बी इक्वल टू, तिर्य गुणा कर दो इसका 1.5 इंटू 2, यानी कि ए बी इक्वल टू तुम्हारा आएगा 3। ए बी की लंबाई कितनी होगी इसमें, 3 मीटर। ओके, अब इसमें भी निकाल लेते हैं कितनी लंबाई होगी पी क्यू की। इसमें तुम्हारा लंब बस वही सेम, इसमें लगा दो तुम साइन 60 यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब का मान तुम्हारा है 3, कर्ण का मान है तुम्हारा पी क्यू, यानी कि साइन 60 बराबर 3/पी क्यू। ओके, तो साइन 60 का जो मान है तुम्हारा वो क्या होगा, ये होता है 2, नहीं, साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3/पी क्यू। अब मुझे चाहिए पी क्यू का मान यार, कैसे निकालूं। एक काम करो, इनका कर दो तुम तिर्यक गुणा, यानी कि √3 पी क्यू इक्वल टू 6। तो देन पी क्यू इक्वल टू 6/√3। अब यदि इतना आंसर ना आ रहा हो, एक तो आंसर ये हो गया, अगर ना आ रहा हो तो इसका कर दो परमेयकरण। कैसे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। बोलोगे सर ये परमेयकरण क्या होता है, कुछ नहीं, जो नीचे होता है उसका ऊपर, उसी का नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तुम्हारा ये होगा 6√3 अपॉन 3 के 3 दूना 6, यानी कि जो तुम्हारा पी क्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 2√3 मीटर, ये होगा। ए बी कितना आएगा तुम्हारा 3 मीटर, और पी क्यू आएगा तुम्हारा 2√3 मीटर। इसका आंसर मैं मैच करता हूँ एक बार। मैच इसलिए कर लेता हूँ ताकि एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, क्योंकि तुम लोग इतने मेहनत से पढ़ते हो, और यदि उसमें भी कोई क्वेश्चन एरर हो गया, गलती हो गई, तो फिर तुम्हारे एग्जाम में उसका इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, समझो सिंपल एकदम। भूमि के एक बिंदु से ये हमारी क्या है, भूमि है, समझो ये हमारी भूमि है। इसके किसी एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक यहाँ पर हमारी कोई मीनार है, मान लो एक इस लाइन को मैं बोलता हूँ मीनार, क्या बोलता हूँ, ये हमारी क्या है, मीनार। तो मीनार का ये होगा हमारा पाद बिंदु। तो बोल रहा है कि एक बिंदु से मीनार के जिसकी पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर है। ओके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो इस बिंदु से उन्नयन होता है, यानी कि ऊपर की ओर ऐसे करके उठना होता है ऐसे, अगर अवनमन होता तो ऐसे करके नीचे आते। तो ये ऊपर उठना है, यानी कि उन्नयन कोण कितना है इसका, 60 डिग्री दिया हुआ शायद, कितना, नहीं 30 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। ये इसको तो मान लो h ऊंचाई की मीनार है हमारी, और मुझे मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो, ऐसा कोई वो ढूंढो। तो ऐसा होता है 10। तो अगर मैं लगाऊँ 10 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है 30। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h बटे 30। ठीक है,
अब मुझे चाहिए एच का मान, तो 30/√3 ये हमारा एच के इक्वल होगा, यानी कि एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 30/√3। अब एक तो आंसर ये हो गया। अगर बुक नहीं मान रही है तो इसका कर दो परिमेयकरण, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे। तो इसका जब करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 30√3/3 यानी कि 30 दाम 30, यानी कि एच बराबर तुम्हारा आएगा 10√3 मीटर। ओके, फटाफट इसको भी नोट करो, इसका भी आंसर मैच कर गया। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे हाँ, तुम्हें से बोल रहा हूँ, हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको लगता है मुझसे नहीं सर, किसी और से बोल रहे हैं। तुम्हें से बोल रहा हूँ, तुम्हें से। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है। जो 5 है वो कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये हमारी भूमि है, समझना। इससे कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो यहाँ पर ये हमारी पतंग है जो उड़ रही है, ठीक है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि अगर मैंने यहाँ से बांधा है इसको, पतंग को जो उड़ रही है, तो इसका जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, मान लिया। फिर ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब एक लाइन है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई बताओ, डोरी की लंबाई बतानी है मुझे। देखो डोरी जो है तुम्हारी अगर ढीली होगी तो कुछ ऐसी ऐसी होगी, लेकिन डोरी ढीली नहीं है, वो बोल रहा है कि तनी हुई है। जब तनी हुई डोरी होती है, डोरी जब तनी हुई होती है तो उसको हम एक रेखा बोलते हैं, यानी कि एक लाइन की तरह हो जाती है। तो बोल रहा है कि एक पतंग है जो 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। तुम खुद सोचो, एक पतंग है 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है और तुम एक धागा लिए उसको उड़ा रहे हो ऐसे ऐसे करके। तो पतंग से जो तुम्हारे पैर का एंगल है वो कितना है, या फिर पैर का या फिर हाथ का प्लेन के साथ कितना है, 60 डिग्री है। और 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, तो बताओ तुम्हारा धागा कितना लग गया उस पर, है कि नहीं। अरे समझो जरा यार, तुम मान लो तुम्हारा कुछ नाम होगा, जो भी होगा XYZ। अब तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम उड़ा रहे हो पतंग, 60 मीटर ऊंचाई पे तुम्हारी पतंग पहुंच गई। अब तुम्हें पता है कि मेरी पतंग जो है 60 मीटर ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। तो और जो कोण है वो मुझसे, उसकी डोरी 60 अंश का बना रही है कोण। तो ये मुझे पता करना है कि मेरा धागा कितना लग गया वहां से वहां तक पहुंचने में, है कि नहीं। तो अगर तुम्हें धागे की लंबाई निकालनी है तो वही है। तो ऐसा ढूंढो, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या होगा, कर्ण है कि नहीं। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, यानी कि तुम्हें ए बी फाइंड करना है। क्या करना है, तुम्हें ए बी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, अरे कुछ नहीं, लंब भी आए कर्ण भी आए, तो तुम लगा दो साइन 60। ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन 60 इक्वल टू तुम्हारा, अगर लंब क्या होगा तुम्हारा 60 मीटर, कर्ण क्या होगा ए बी है। साइन 60 का मान होता है तुम्हारा √3/2 इक्वल टू 60/AB, ठीक है। अब इससे तुम निकाल लो ए बी का मान, तो √3AB इक्वल टू 60 दूना 120 हो जाएगा तुम्हारा। तो ए बी बराबर निकलेगा 120/√3। एक तो आंसर ये हो गया। अगर बुक और सॉल्व कर रही हो तो इसका कर दो परिमेयकरण, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 का नीचे। परिमेयकरण में यही होता है, जो नीचे होता है उसी का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका नीचे, क्योंकि इससे इसको मैं काट सकता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो 120√3/3 यानी कि कितना, 3 चौको 12। तो ए बी का मान मेरा जो मिलेगा वो मिलेगा 40√3 मीटर। कोई दिक्कत है तुम्हें अब इसमें, यानी कि 40√3 मीटर तुम्हारा धागा लग गया बेटा। जब तुम पतंग उड़ाओगे 60 अंश का बनाएगा कोण, और जब 60 मीटर पहुंच जाएगी तो हाँ करो इसको नोट। ज़्यादा पतंग मत सोचो कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के सीधे पतंग उड़ाने में चले जाओ। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
ये बोल रहा है ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक तुम्हारा भवन है ये, इसको तुम मानो कि भवन है, ये क्या है, भवन है। इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है तुम्हें, भवन की हाइट 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा भवन है तुम्हारा। ओके, फिर क्या है, एक लड़का है जो तुम्हारा 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, प्लेन होगा ऐसे ऐसे करके, इस टाइप का होगा ना, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा प्लेन होगा, ठीक है। और एक लड़का कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा, यानी कि इतना लंबा लड़का है वो, इसको बोल दो लड़का है, ठीक है। तो ये कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि तब लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि अगर इसको मैं एक प्लेन की तरह इसके पैरेलल खींचूं, तो इस बिंदु से पहले शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना होता है, 30 डिग्री। ओके, फिर जैसे जैसे ये लड़का आगे बढ़ता जाता है तो इसका हो जाता है कितना, 60 डिग्री। हो जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। पहले जो लड़का था वो यहाँ पर खड़ा था, इसको मानो ए, इसे मानो बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ। ओके, ऐसा कुछ मान लो। तो पूछ रहा है कि एक लड़का था ए पर खड़ा था और ए से तुम्हारा कहाँ पहुंच गया, वो डी में। तो बताओ ये कितनी दूरी चल गया। अच्छा, इसको मान लेता कुछ नहीं, पूरी कितनी थी, 30। अब ये तुम्हारा 1.5 मीटर का तो लड़का हो गया, तो तुम्हारा प्लेन आ गया यहाँ से। तो ऊपरी हाइट कितनी बचेगी तुम्हारी, ये बचेगी तुम्हारी 28.5 मीटर, है कि नहीं। 1.5 मीटर जब उसमें घट जाता है 30 मीटर में से, तो बचेगा तुम्हारा 28.5 मीटर। अब यदि मैं लेता हूँ कौन सा ट्रायंगल, अच्छा इस मैं लेता हूँ ट्रायंगल कौन सा, ई बी एफ, अगर पूरा लेता हूँ यानी कि ये वाला पूरा बड़ा वाला, तो मैं देखूंगा कि क्या, लंब बटे आधार, यानी कि 1030 जो होगा मेरा, वो क्या होगा, लंब क्या होगा इसका, ये होगा, यानी कि 28.5, क्योंकि लंब हो गया इसका ई एफ बटा आधार क्या होगा तुम्हारा, इसको जी मान लो, आधार होगा इसका ए डी प्लस डी जी। ओके, कोई बात नहीं। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ई एफ का मान क्या होता है, क्या है 28.5 है, बटे ए डी प्लस डी जी है। ये इसको यहीं पे छोड़ दो। अब एक काम करो, कुछ यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ट्रायंगल ले लेता हूँ एक मैं, ECF ले लेता हूँ, यानी कि ये छोटा वाला, कौन सा, ये वाला। अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ क्या, 1060 लंब बटे आधार, लंब क्या है तुम्हारा 28.5 मीटर है, और आधार क्या होगा तुम्हारा DG होगा, ठीक है। तो 1060 का वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन DG। तो जो तुम्हारी DG की वैल्यू होगी वो तुम्हारी आएगी 28.5 अपॉन √3। ओके, अच्छा ये आ गया तुम्हारा DG का मान। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है AD का मान। तो मैं DG के स्थान पर इसको रख दूं, ये तुम्हारा है, इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से DG का मान रखने पर रख दो इसमें मान, ठीक है। तो जब इसमें तुम मान रखोगे तो कैसे रखोगे, 1/√3, अच्छे से थोड़ी, 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन AD प्लस जो तुम्हारा DG है वो है तुम्हारा 28.5 अपॉन √3। अब इसका तुम एलसीएम ले लो, कैसे, एलसीएम ना लो, तिर्यक गुणा करवा दो इनका।
यानी कि तो तुम्हारा हो जाएगा ये AD प्लस 28.5 अपॉन √3, इसका कर दिया पूरे का इससे 1 से मल्टीप्लाई और इसका कर दिया इसके साथ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 28.5 इंटू √3। ओके, अब इसका एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्यों? क्योंकि जब मैं AD बराबर मुझे फाइंड करना है तो मैं कर दूंगा 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 बटे √3। ठीक है, ओके। अब एक काम कर लो, इसमें तुम 28.5 दोनों से कॉमन निकाल लो तो तुम्हारा बच जाएगा √3 1 माइनस √3। आंसर तो ये लिख सकते हो, आंसर आ रहा है क्या? यही मैं देखता हूँ, अगर और सिंप्लीफाई किया होगा तो मैं भी कर दूंगा। छठवां ये ना, ये जो आ रहा है, ठीक है, इसका भी और कर दिया थोड़ी बहुत। कहाँ पे कर दूँ इसको? इसको मैं यहाँ पे की दे रहा हूँ, ठीक है। तो AD इक्वल टू 28.5, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? ये आएगा, नीचे आएगा √3, और इसका जब √3 में भाग दोगे तो √3 आ जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से होगा तो तुम्हारा केवल 3 बचेगा, माइनस 1 बचेगा। और इसको ले सकते हो 28.5 इंटू 2 बटे √3, क्या हुआ? 28.5 इंटू 2 बटे √3। ठीक है, थोड़ी मिटाना पड़ेगा इसको, हो गया। उसको थोड़ी अब लास्ट तक खाली कर देता हूँ, देखना। ये AD इक्वल टू है, करो इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 5 दूना 10, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 57, ऐसा कुछ आएगा। यानी कि AD इक्वल आएगा तुम्हारा 57 बटे √3। ठीक है, अब √3 का मल्टीप्लाई तुम कर दो ऊपर और इसी कर दो नीचे, परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो AD इक्वल टू तुम्हारा 57 √3/3, तो 19 या 57, यानी कि AD इक्वल जो तुम्हारा आएगा 19√3 मीटर। अगर बुक के थ्रू देखें तो इसे आंसर तो बहुत पहले आ चुका था, यहीं पे यही आ चुका था, लेकिन अगर बुक ये प्रूफ करवा रहा तो कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें यार, मैथ के छात्र हो भाई। हो गया, चलो। ये भी मिटाओ। अब तुम्हें ये पता है कि प्रश्नावली कौन सी चल रही है और चैप्टर कौन सा चल रहा है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर 6 हो गए ना, चलो अब 7वां देखते हैं। जो 7वां है तुम्हारा, वो क्या कह रहा है? बोला कि भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अच्छा, एक बिंदु है भूमि, ये तुम्हारा जैसे भूमि है, ये इस टाइप की समझना, तुम्हारा भूमि का प्लेन है, एक कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन तुम्हारा कितना ऊंचा है? 20 मीटर। क्या है? तुम्हारा भवन है ये। अब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक लगी हमारी संचार मीनार, जोड़ दिया इसको बोल देते हैं भाई संचार मीनार है ये। क्या है? संचार मीनार है, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो पहले बोलता है तल, तो इस बिंदु से जो तल है उसका उन्नयन कोण बोल रहा है, पहले बोला 45, तो 45 लिख दिया मैंने। फिर बोला है शिखर का है वो कितना है, ये तुम्हारा 60 है, तो इसको हमने पूरा 60 लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब पूछ क्या रहा है वो भी याद कर लो, मीनार की हाइट पूछ रहा है। केवल मीनार की पूछ रहा है कि पूरी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है मीनार की, ओके। इसको मान लो तुम h, हाइट ऑफ मीनार दैट इज इक्वल टू h। यहाँ पर लिख दो चाहे कि h जो है मीनार की ऊंचाई है, जो
भवन के ऊपर रखी हुई है, मीनार की ऊंचाई है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, कुछ पॉइंट मानता हूँ, इसको मानता हूँ ए, इसे बी, इसे सी, इसको डी। ओके, फिर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा अपना, कि ट्रायंगल ए बी डी ले लेता हूँ, पूरा ए बी डी। फिर इस पर मैं लगाता हूँ 1060, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा तुम्हारा h प्लस 20, पूरा लंब होगा ना, तो ये तुम्हारा होगा h प्लस 20 बटे आधार क्या होगा, आधार नहीं पता क्या, आधार नहीं दिया, चलो तो इसको कुछ मान लो, एडी का एडी कर दो, एडी हो गया, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन ए डी। इसको एक काम करो, यहीं पे छोड़ दो। आप ज़रा यहाँ पे थोड़ी वर्क कर लो, कि अगर तुम करो ट्रायंगल ए सी डी, इस पर अगर तुम ट्राई करोगे 1045 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब क्या है तुम्हारा 20, आधार क्या है ए डी, तो 10 की वैल्यू होती है 1, 20 बटा ए डी, यदि तुम इससे ए डी निकालो तो तुम्हारा कितना मिलेगा 20 मीटर। तो इससे तुम ए डी के स्थान पर 20 पुट कर सकते हो, है कि नहीं। अरे इसको मान लो 1 यार, इसको मान लो 2, फिर लिख दो कि ए डी का मान रखने पर इस पर सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुद से कर ली जाती हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट जो होता है क्वेश्चन का की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो समझो। मेन इनमें होता है ना इसका स्ट्रक्चर, अगर तुमने इसका फिगर आउट कर लिया तो तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन ए डी का मान कितना है 20, कर दो इनका तिर्यक गुणा, यानी कि 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20, मतलब कि 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। इससे तुम 20 कॉमन लो, तुम्हारा बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू तुम्हारा हो सकता है 20 √3 माइनस 1। मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, अगर और सिंप्लीफाई करवा रहा है तो फिर देखता हूँ मैं, कर रहा नहीं कर रहा है, नहीं करवा रहा है, इतना ही आ रहा बुक में तुम्हारा आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लो। और करवाता कुछ और करते इसका मान रखते √3 का, फिर हो गया, कर लो नोट, इस साइड नहीं इस साइड देखना है, ठीक है। तुम्हारे 7 क्वेश्चन हुए, अब बढ़ेंगे हम 8वें की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो क्या कह रहा है, 8वां जरा देखो। 8वां बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल मान लो कोई ये है, ये क्या है तुम्हारा पेडेस्टल है, ठीक है। और इसकी शिखर पर कितनी है, क्या है कि 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, कितने की 1.6 मीटर इसकी हाइट है, ये क्या है मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, मान ली बात मैंने। फिर मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण, ये तुम्हारी मान लो भूमि है, भूमि के किसी बिंदु से क्या है कि भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण, ये ना शिखर, ये मूर्ति का शिखर, ये मूर्ति का पाद है और ये पेडेस्टल का पाद है, ठीक है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा तुम्हारा, पाद बिंदु से नहीं, मीनार के कौन गया, ये एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। फिर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, मैंने कर दिया 60 कर दिया। फिर क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये शिखर भाई पेडेस्टल का है, तो इसका जो उन्नयन कोण है ये वाला, ये क्या है 45 है। लेकिन अगर ऐसे ही करें तो कुछ इस टाइप से, ये 45 है वो 60 है, तो क्या पूछा है हमसे,
हमसे पूछ रहा है भवन की ऊंचाई बताओ, भवन नहीं, पेडिस्टल की हाइट बताओ। इसको पूछ रहा है तो इसको तुम मान लो h, क्या मानोगे इसको h, ठीक है। इसे मान लो पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड C एंड D, ओके। काम करो तुम, ये ट्रायंगल ले लो ABD, ले लो पूरा का पूरा AB और D, इस पर तुम लगाओ 10 60, क्योंकि ये 60 पूरे का एंगल है, ठीक है। ये होता है लंब बटे लंब, क्या है 1.6 प्लस h, लंब पूरा होगा ना 1.6 ये h ही है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, लंब हो गया बटे आधार, क्या है आधार को मान लेता हूँ मैं AD, ठीक। अब रूट 60 की वैल्यू होती है, नहीं 1060 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन AD, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब थोड़ा सा फर्क किस पे करो, यानी कि किस पे, ट्रायंगल ACD पे, तो तुम लगाओ 1045 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है तुम्हारा AD, 1045 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 1 इक्वल टू h बटे AD, तो यानी कि AD बराबर तुम्हारा h के इक्वल है हुआ। अब AD की जगह मैं h पुट कर सकता हूँ इस पे, है कि नहीं, तो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन जहाँ पर AD है वहाँ पर मैं h रख सकता हूँ, रख लो। अब इसका तुम कर दो तिर्यक गुणा, यानी कि 1.6 प्लस h इक्वल टू √3h, ठीक है। तो इसको भाई दोस्त तरफ से तुम्हारा आएगा 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h, तो 1.6 इक्वल टू, अगर तुम इससे h कॉमन लोगे तो तुम्हारा बचेगा √3 माइनस 1, ओके। तो अगर तुम इससे h निकालोगे, h इक्वल टू तुम्हारा आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो मुझे भरोसा है कि वो इतना आंसर नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो परमीकरण करवाएगा। कर लो इसका परमीकरण, यानी कि √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं थोड़ी मिटा दूँ, स्पेस कम है, हो गया, ओके। बस अब इसी को आगे करना है, मेन जो था वो हो गया। अब देखो h इक्वल टू तुम्हारा आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, ओके। फिर a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देन h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा 1.6, यानी कि 3 रूट प्लस 1 2, तो 2 से काट दो इसको, 0.8 √3 प्लस 1 आता है इसका, यही आता होगा आंसर, नोट कर लो इसको। कोई ना कोई आंसर इसका आता होगा, मैच करता होगा, ठीक है। बहुत एक बार मैच कर लूँ, हाँ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ओके, नोटेड प्लीज। हो गया, आगे बढ़े, चलो 8वां तो हो गया। अब मुझे बढ़ना है 9वें की तरफ। 9वां क्या कह रहा है हमारा, 9वां क्वेश्चन जो है जरा गौर से समझो उसको, क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि एक मीनार के एक पाद बिंदु से, एक मीनार है तुम्हारी कोई, ये तुम्हारी मान लो कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, ये तुम्हारा पाद बिंदु हो गया मीनार का, ये मीनार है, ये क्या हो गया इसका पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मान लो कोई तुम्हारा भवन बना है, ये क्या बना है, ये भवन होगा, तो भवन मीनार यहाँ लिख लो, तो भवन, ये मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला, ऐसा कुछ। ये तुम्हारा कितना है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, मान लिया मैंने 30 डिग्री होगा। फिर और भवन के पाद बिंदु से मीनार से, मतलब भवन के, और जो भवन का पाद बिंदु है ये, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है,
अच्छा, ये कितना है? 60 है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इस पे नहीं जाना तुम्हें। वैसे बेटा होना तो ये चाहिए ना कि जैसे तुम्हारा 60 है तो यानी कि कुछ ज़्यादा ऊंचा होगा, है कि नहीं। खैर स्ट्रक्चर पे मत जाओ, हमें हाइट वाइट किसी की पता नहीं है, हमने ऐसे मान लिया है। फिर क्या है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की हाइट बताओ। मीनार तुम्हारी कितनी ऊंची है? 50 मीटर। तो पूछ रहा है भवन की बताओ, भवन की तुम अपनी एच मान लो, क्या दिक्कत है। चलो करते हैं। केवल मैंने राउंड ऑफ करके फिगर बनाया है ऐसे ही, उस पर ज़्यादा डीपली मत जाओ कि सर ऐसा बनता है ऐसा बनता है। देखना अभी हम जो आंसर निकालेंगे हो सकता है क्लियर आए। इसको मानो तुम ए पॉइंट, इसको मानो बी, इसको सी, इसको डी, बस इतने तो है। एक काम करें हम, लेता हूँ ट्रायंगल अपना ए बी सी लेता हूँ मैं, ए बी सी। इस पे मैं इस्तेमाल करूँगा क्या, 1060, यानी कि लंब बटे आधार। लंब 1060 जब लगाऊंगा इस वाले ट्रायंगल पे तो लंब क्या होगा 50, आधार क्या होगा AC, 50 बटा AC हो जाएगा तुम्हारा। और इसकी वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 बटा AC। तो यानी कि AC का अगर मान निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 50 बटा √3। ठीक है, AC का मान तो मिल गया मुझे ये। अब मुझे क्या चाहिए, AC का मान तुम्हारा ये आ गया 50 बटा √3। अच्छा, अब मुझे चाहिए किसका मान, इसका निकालना है मुझे, भवन का। तो मैं लूँगा कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ, ADC में। अगर मैं इस पे इस्तेमाल करूँ क्या 1030, तो इसका लंब क्या होगा H बटे आधार क्या होगा इसका AC, जिसका मान है 50 बटे √3। ठीक है, तो इसका मान है 1 बटे √3 इक्वल टू ये ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि √3H, यानी √3H अपॉन 50। अब कर दो इसका तिर्यक गुणा, यहाँ पे कर दो तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 3H इक्वल टू 50, यानी कि H इक्वल टू तुम्हारा आएगा 50 बटा 3। क्या मैं सही हूँ? लगता है कि आंसर ही तुम्हारा आया होगा। देखो मैं देखता हूँ आता है नहीं आता। 50 बटा 3, यस यस, आई एम टोटली करेक्ट। मेरा आंसर एकदम सही आया है। स्ट्रक्चर में मत जाओ, ये देखो कि हमें उसकी हाइट वाइट नहीं पता, एंगल हमारा सही है। अब तुम रियल लाइफ में जाओगे कि सर अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, 30 का है यानी कम। अरे इस पे कहाँ जा रहे हो, वैल्यू देखो ना फटाफट, जब माप के बनाएंगे फाइनली। जैसे वो है नहीं क्या, चैप्टर नंबर 11 है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, यानी कि मतलब रचना वगैरह, उसमें मतलब मापना होता है, तो उसमें मैं बताऊंगा 11 वो भी 11 चैप्टर पे हो गया। इसी करो नोट, दैट इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ भवन, ये भवन की हाइट है। ओके नोट इट, हो गया। चलो अब देखते हैं 10वां। जो 10वां है तुम्हारा वो क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ओहो, ये मान लो तुम्हारी सड़क की चौड़ाई है, कितनी है 80 मीटर। ठीक है, मैंने मान ली 80 मीटर तुम्हारी कोई चौड़ी सड़क है। ठीक है, फिर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के तो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है भाई, इस पर जो जितना ऊंचा खंभा लगा हुआ है इसके इस कोने पर, इसके भी कोने पर उतना ही ऊंचा खंभा लगा हुआ है, मैंने मान लिया। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लो कोई यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु से, सड़क के बीच एक बिंदु से, तो एक बिंदु मैंने मान लिया, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो एक खंभे का कितना हो रहा है 60 डिग्री, और एक का कितना हो रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, तो बोल रहा है कि तुम खंभे की ऊंचाई, यानी कि इसको मान लेता हूं मैं H, क्या मान लेता हूं
एच यानी कि मुझे जो है खंबे की हाइट बतानी है और क्या बताना है, और खंभों से बिंदु की दूरी बताओ। किसकी? और पूछ रहा है खंभों से बिंदु की दूरी। बिंदु की दूरी, अरे बिंदु ये वाला बिंदु, इसको पॉइंट मानता हूँ मैं, इसको मानो ए, इसे मानो तुम बी, इसको सी, इसको डी, इसको मानो ई बिंदु। ये पूछ रहा है कि ए से ई की दूरी कितनी होगी और ई से बी की दूरी कितनी होगी, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, कुछ नहीं मानता। मैं देखता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई में क्या करेंगे हम कि मैं लगाऊंगा 1060। ये तो तुम्हारा लंब बटे, ये भी देखो एच हाइट होगी इसकी भी। क्या होता है तुम्हारा लंब बटे, अरे एच होगी भाई, एच। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। आधार कितना, जितना तुम्हारा लिया गया है। तो लंब एच है, आधार है हमारा ए ई। क्या है? ए ई। तो इसकी वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच बाई ए ई। इसको यहीं पे छोड़ दो अभी, ज़रा यहाँ पे कुछ वर्क करो। ट्रायंगल ई सी और बी में क्या करोगे इसमें तुम लगाओ 1030 की वैल्यू। ये होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? एच। आधार क्या होगा इसका? इसका होगा बी ई, समझो बी और ई होगा, बी ई होगा। ठीक है, फिर 1030 जो है इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच बाई बी ई। अब मुझको तो चाहिए चाहिए है। अब ज़रा तुम सोचो कि क्या कर सकते हो इसका। मुझे तो चाहिए केवल h। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं, अच्छा जोड़ हटाओ, एक काम करो तुम कि h, इससे तुम्हारा h का मान कितना आएगा? नहीं यार, अब तो लगता है दिक्कत हो रही है। दिक्कत ना होनी चाहिए। h इक्वल टू तुम्हारे से आएगा कि बी ई बटे √3। यहाँ पे रख दो तुम h के स्थान पे, क्या रख दो? बी ई बटे √3। अब हम मुझे अगर ऐसे देखें तो ये हमारा होगा कि ए ई प्लस ई बी यानी कि बी ई बराबर तुम्हारा दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो अगर मुझे क्या चाहिए, दोनों अगर हमारे ज्वाइंट हो जाएं, क्या हो जाएं, कहीं ना कहीं अगर हमारे दोनों ऐड हो जाएं तब तो काम बन जाए, है कि नहीं? एच का मान पुट कर दो क्या? कुछ करना पड़ेगा इसका। एक मिनट ज़रा मैं देखता हूँ। ये तुम्हारा आ गया ऐसे ही, और ये हो गया ये, तो ये तुम्हारा निकलेगा एच। अच्छा, इससे अगर तुम देखो तुम्हारा निकलेगा बी ई बराबर निकलेगा तुम्हारा √3h। क्या होगा? ये तुम्हारा होगा बी बराबर होगा तुम्हारा √3h। और अगर तुम इससे ए निकालो तो क्या निकलेगा तुम्हारा? ए ई बराबर तुम्हारा निकलेगा एच बाई √3। है कि नहीं? नहीं होगा। ये, या फिर एच बराबर तुम्हारा होगा, अगर तुम्हें एच चाहिए है, इतना तो हो गया। रुको जरा एक मिनट है। देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें तुम सिंपल से एक काम कर लो। ये ए बी और बी बार बार लिखने से अच्छा है कि हम ऐसा मानता हूँ मैं कि इसको मान लेता हूँ एक्स और इसको मैं मानता हूँ वाई, थोड़ी इजी रहेगा करने में। ठीक है, तो जहाँ पे तुम्हारा ए ई है उसको मैंने क्या मान लिया है? एक्स माना है। तुम्हारा बी ई है उसको मैंने माना है वाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकलेगा एच इक्वल टू
√3x, ठीक है। और ये जो तुम्हारा निकला h इक्वल टू बी क्या माना, y/√3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों के h इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। h का मान y/√3 है, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं y/√3 इक्वल टू √3x, ओके। अरे ये था h इक्वल टू √3x था, और ये था h इक्वल टू y/√3, तो h के स्थान पर मैं रख देता हूँ y/√3 हो गया। अब इसका कर दो तुम तिर्यक गुणा, ये तुम्हारा निकलेगा y इक्वल टू 3x, है कि नहीं। अब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा ए ई प्लस ई बी इक्वल टू कितना है, तुम्हारा 80 दिया है उस पर, यानी कि x प्लस वाई दिया है तुम्हारा 80, मैं तो साफ साफ जानता हूँ, ठीक है। तो y कितना है, 3x के बराबर है, तो x प्लस वाई के स्थान पर रख सकता हूँ मैं 3x इक्वल टू 80, यानी कि 4x इक्वल टू 80, यानी कि x इक्वल टू 20। अगर तुम्हारा x का मान 20 आ गया तो तुम्हें क्या निकालना है, h। तो h इक्वल टू तुम्हारा दिया है √3x, तो h इक्वल टू तुम्हारा मिल जाएगा √3 इंटू 20, यानी कि h का मान आएगा तुम्हारा 20√3 मीटर। ज़रा इसको चेक करो, आंसर इतना आता है कि नहीं आता। मैं मिलाऊं अपनी बुक से 20√3, यस हमारे करे, मैं एकदम सही हूँ, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मैं सॉल्व किया हूँ वो एकदम करेक्ट है। करो इसको नोट, क्योंकि क्या था ना कि बार बार ए बी थोड़ी दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए फटाफट एक्स और वाई मान लिया, कितना इजीली हो गया, ठीक है। हो गया, करो नोट इसको, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, थोड़ी देखने में तो बड़ा दिख रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, और देखने में थोड़ी गहरा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। देखो तुम्हें स्ट्रक्चर दिया हुआ ये मतलब 9.12, ये देखो ये तुम्हारा टीवी टावर है, क्या है, टीवी टावर तुम्हारा खड़ा हुआ है, ये बिंदु ए दिया हुआ है, एक नहर के किनारे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु पर ये बीच में तुम्हारी नहर है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। अरे ये तुम्हारा तट है और ये तुम्हारा नहर जा रहा है, बीच से बह रहा है, मान लो नहर निकला हुआ है, और ये एक तट है और एक तट ये है। तो एक तट पे तुम्हारा टीवी टावर खड़ा हुआ है, ए भी मान लो इसको, क्या है, हाँ ए भी मान लो इसको। तो ये जो बिंदु है इससे जो इस शिखर का उन्नयन कोण है वो तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, मान गया मैं। फिर क्या बोल रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर, और इस बिंदु को मैं सी मानता हूँ, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना दूर, 20 मीटर दूर, क्या है, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री, यानी कि इससे जो इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है ये वो तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री, नहीं समझे। एक नहर है, एक साइड तुम्हारा बिजली टावर खड़ा हुआ है, यानी कि वो ए बी है, और उससे ये बीच में नहर है, और इस साइड तुम्हारा पॉइंट सी है, इससे इस पॉइंट से उसके उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर इससे 20 मिनट दूरी पर एक पॉइंट है, उससे तुम्हारे इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सिंपल सी बात है। तो तुम ये पूछना है कि बताओ टावर की हाइट और नहर की चौड़ाई बताओ। तो नहर की चौड़ाई तो यानी कि सी बी होगी, और हाइट बतानी है ए बी, तो ए बी को मान लेता हूँ मैं एच हाइट है तुम्हारी, और इसको मान लेता हूँ मैं एक्स है तुम्हारा ये, ठीक है। अब ज़रा अपनी तार्किक बुद्धि लगाता हूँ, अगर मैं करने में सफल होता हूँ तो ठीक है। देखो मैं पहले लगाता हूँ इस पे सी ए बी पे,
ट्रायंगल सी ए बी लेता हूँ, सी ए बी, इस पर लगाता हूँ मैं 1060 डिग्री, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है x, 1060 की वैल्यू तुम्हारी √3 इक्वल टू h बाई एक्स। इसको यहीं पे छोड़ दो। फिर मैं करता हूँ इसको d मान लो पॉइंट, तो ट्रायंगल डी ए बी में 1030 इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या होगा तुम्हारा h, आधार क्या होगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ठीक है। अब 1030 की वैल्यू तुम्हारी 1/√3 है इक्वल टू h बटे 20 प्लस एक्स। अब मैं क्या करूं कि इससे x के स्थान पर h की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो x इक्वल टू मेरा निकल के आएगा h/√3, ठीक है, ये आता है। तो मैं यहाँ पर x के स्थान पे, ये तुम्हारा है 1/√3 इक्वल टू h प्लस 20, x के स्थान पर रखता हूँ मैं h/√3, h/√3, ओके। इसका मैं करता हूँ तिरक गुणा, 20 प्लस h/√3 इक्वल टू √3h। अब इसको मैं देता हूँ उस साइड, तो 20 इक्वल, तो यानी कि 20 इक्वल टू √3h माइनस h/√3, ठीक है। इससे क्या करते हैं कि h कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 20 इक्वल टू h कॉमन ले लो इससे, तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो। तो 20 इक्वल टू h कॉमन लिया है, तो क्या तुम्हारा √3 यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ी सी देखना गौर से, h ये 3 में 1 गया, बचेगा तुम्हारा 2/√3 इक्वल टू 20, पलट दिया मैंने इसको, तो h इक्वल टू कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा 20 इंटू √3/2, तो h का मान तुम्हारा मिलेगा 10√3। एम आई राइट? प्लीज चेक दिस आंसर। h का मान तो मेरे थ्रू ये होना चाहिए। फिर जब मैं x का मान निकालूंगा, ये क्या हुआ तुम्हारा h हुआ, तो तुम्हारा हाइट, खंबे की हाइट तुम्हारी ये मिल गई। फिर जो नहर की चौड़ाई है वो x इक्वल टू तुम्हारा होता है h/√3, तो x इक्वल टू h की वैल्यू है तुम्हारी 10√3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि नहर जो तुम्हारी है वो 10 मीटर चौड़ी है। ज़रा मैं मैच करता हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है, तुम लोग ज़रा इसको नोट करो, ठीक है। कौन सा गिरमा था? 10 आ रहा है और 10√3, एकदम सही, एकदम सही, जोरदार तालियां। योर आंसर एकदम 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 करेक्ट, ठीक है। पहली बात सुन रहे होगे एकदम करेक्ट क्या होता है, हो गया। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बारह क्या कहता है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, एक कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये क्या है हमारा भवन है, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन, फिर के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और एक हमारा कोई केबल टावर लगा हुआ है, इसे बोला जाता है केबल टावर, केबल टावर। भवन के शिखर से ये, इसको इसके पैरेलल खींच देता हूँ, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है हमारा 60 अंश है, ठीक है। फिर क्या है, फिर बोल रहा है कि और इसके पाद का अनुमान 45 डिग्री है, और जब यहाँ से हम इसके पाद बिंदु को देखते हैं तो ये कितना आता है हमारा 45 डिग्री, तो ये ऐसे करके तो जेड बनता है, तो यानी कि ये होगा 45, तो ये भी हमारा होगा 45, ठीक है।
एक भवन है और एक क्या केबल टावर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और इसका अवनमन कोण 45 है। तो वो 45, तो ये भी 45। अब फाइंड क्या करना है, इस पे टावर की हाइट निकालनी है। क्या लेना है, हमें निकालनी है टावर की हाइट। इसको मान लेता हूँ मैं पूरी एच। जब पूरी एच मानता हूँ तो जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो क्या होगी, h-7 नहीं होगी मैं तो पूरी ना मानो एक नहीं नहीं ठीक है। अच्छा एक काम मैं बताता हूँ, 1 मिनट काम करो तुम। वो तुम्हारा 7 है तो ये भी 7 होगा, केवल इसको h मान लो, ठीक है। तो यदि इसको h मान लिया तो केवल टावर की हाइट वो थोड़ी है ना, नहीं। अरे यार मज़ा नहीं आएगा, तो एकदम पूरे को ही h मानो। पूरा h है हमारा। जो हमारा ये बचता है ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 7 - h। यहाँ से अरे यार क्या करें इसका, कुछ नहीं। इसकी हाइट है पूरी h, बस इतना जानो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इतना समझो तुम। मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए सी बी। इस पे लगाता हूँ मैं साइन क्या 45 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है 7, आधार क्या है इसको मान लो x। आधार हमारा x है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 7/x, यानी कि x इक्वल टू तो जो तुम्हारा आएगा वो कितना आएगा 7, यानी कि जो इसका आधार है वो 7 आ गया। इसका मतलब जो ये होगी वो भी 7 ही होगी, ठीक है। फिर मैं करता हूँ क्या, मैं लगाता हूँ ट्रायंगल सी डी ई में। क्या लगाओगे सर, इस पे मैं लगाऊंगा वो 10 60 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या होगा इसका, पूरा h है तो यहाँ तक का कितना होगा, ये वाला, ये तुम्हारा होगा h-7, क्योंकि यहाँ तक का 7 है, पूरा h है तो ये बचेगा तुम्हारा h-7। पूरा क्या है h है, यहाँ तक का 7 है तो ये बचेगा h-7, ठीक है। तो लंब क्या होगा तुम्हारा h-7 बटे आधार क्या है तुम्हारा, ये है आधार। तो ये आधार इसके बराबर, तो ए बी का मान x है तो इसका मान भी x ही होगा। और x का मान हमारा कितना दिया है 7, तो हो गया 7। ये √3 इक्वल टू h-7 इक्वल टू 7। तो इसको कर दो तिरक मल्टीप्लाई, यानी कि 7√3 इक्वल टू h-7, 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h। 7 कॉमन लो, √3 + 1 इक्वल टू h, यानी कि जो तुम्हें हाइट चाहिए होगी वो निकलेगी तुम्हारी √3 + 1, ये तुम्हारा आगे 7 लगा हुआ है, ये आती है। जरा मैच करता हूँ इसका वैल्यू कितनी आती है, तुम लोग इसको नोट करो जब तक। यही आती है, हो गया। मिटा दूँ मिटा दूँ मिटा दूँ, कह तो मिटाओ चाहे ना मिटाओ, हमारा तो हो गया। अरे कोई बात नहीं, मिटा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये तुम्हारा समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंची क्या है हमारी लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, ठीक है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज की अवनमन कोण 30 और 45 है। यहाँ से अगर मैं एक जहाज को देखता हूँ, इससे अगर मैं पहले था ऐसे, फिर थोड़ी झुकता हूँ इस तरह, तो कितना होता है, पहले होता है मेरा 30, कितना, यहाँ से इसका बनता है कितना डिग्री, 30 बनता है। फिर जब ये इसको देखता है तो ये बनता है इसका, पहले बनता है 30 फिर बनता है 45। तो अगर ये वाला 30 है तो एकांतर कोण से ये भी तुम्हारा 30 ही होगा। अगर वो 45 है तो एकांतर कोण से ये भी तुम्हारा 45 ही होगा, ठीक है। उस पर क्या निकालना है हमें, इस पर निकालना है दो जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ।
यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे ओर मतलब यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो एक और एक की थोड़ी पीछे हो तो सही है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। इसको मानो तुम बिंदु ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मानो, इसको मान लो एक्स, ये मान लो वाई। ओके, तो मैं लगाता हूँ ट्रायंगल बी डी सी में लगाऊंगा मैं 1045 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब क्या है 75, आधार क्या होगा वाई, तो एक इक्वल टू 75 बटे वाई, यानी कि वाई का मान हो गया कितना 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब मैं लूंगा कौन सा ट्रायंगल ए डी सी। इस पे यदि मैं लगाऊँ टेन थीटा इक्वल टू टेन थर्टी इक्वल टू, तो लंब क्या होगा इसका 75, आधार क्या होगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। वाई का मान मुझे मिल चुका है 75। तो यहाँ देखो पहले 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई का मान दिया है 75। अब करवा दो इसका तिरक गुणा, तो एक्स प्लस 75 इक्वल टू 75√3, तो एक्स इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो एक्स क्या करेगा इसमें 75 कॉमन ले लो तो तुम्हारा हो जाएगा √3 माइनस 1, तो बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो यही आ रहा क्या, मिला लो यार, गलती हो तो बता दो, है कि नहीं। कर लो नोट, वैसे सही है अभी तो। कर लो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब 3 बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ फटाफट कर लो तीनों को तीनों, नहीं तो अगर छूट गए तो फिर अगला लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा। जो तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर देखो एक क्या है, एक तुम्हारा गुब्बारा उड़ रहा है, तुम्हारा गुब्बारा उड़ रहा है कितने हाइट पे, धरती से, इसकी हाइट है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर का एक गुब्बारा, हाइट का एक गुब्बारा उड़ रहा है, और ये तुम्हारा प्लेन है एक, क्या है, दिस इज द प्लेन, प्लेन नहीं बन रहा हमारा इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, ये क्या है, एक लड़की है, नॉट अ लकड़ी बट लड़की, ठीक है। इसकी हाइट हमें दे रखी है 1.2 मीटर, तो एक प्लेन ऐसा कुछ बन जाएगा। तो क्या होता है कि ऊंचाई पर एक क्षैतिज हवा उड़ रहा है, गुब्बारा ऐसे ही जा रहा है, तो किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश दिया हुआ है, कितना 60 डिग्री। ओके, फिर क्या है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि गुब्बारा उड़ करके, यानी कि उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 बचता है, यानी कि गुब्बारा उड़ करके कहीं यहाँ पहुँच जाता है इस टाइप से, यानी कि उन्नयन कोण कितना बचता है, पहले था 6, फिर कितना बचा 30। इसकी भी हाइट देखो तुम्हारी सेम रहेगी वही 88.2 मीटर। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से था गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, इसको मान लो x, कुछ पॉइंट के नाम दे दो इसको, ये हो गया a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, इसे मानो d, इसे मानो e, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है अपना मानते हैं ना। तो यदि मैं इसमें लगाता हूँ किसमें, ए सी डी में मैं लगाऊँ अगर 1030, तो मेरा होगा लंब बटेगा आधार, तो देखो पूरी कितनी है तुम्हारी 88.2, और मैं ले रहा हूँ कितना ए सी डी, यानी कि ये घट जाएगी उस पर, तो जो ये बचेगी तुम्हारी
जब मैं 88.2 में से लड़की की हाइट 1.2 घटा देता हूँ तो तुम्हारी बचेगी ये केवल केवल 87 मीटर। तो ये तुम्हारा बचेगा कितना, 87 मीटर। ओके, 87 मीटर। देखो 88.2 तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन 1.2 मीटर की लड़की खड़ी हुई है, इसलिए क्या है कि उस पे से 88.2 में मैंने 1.2 कम कर दिया तो मेरा बच गया ये। अब इसका लंब क्या होगा, 87 बटे आधार क्या होगा, x माना है मैंने, ठीक है। ये तुम्हारा होगा 1/√3 इक्वल टू 87/x। अगर मुझे x चाहिए तो क्या मिलेगा, 87/√3। तो x इक्वल टू, मैं इसका करता हूँ परमीकरण, 87√3 नीचे √3 इंटू यहाँ पर भी √3। तो ये आएगा तुम्हारा 87√3/3। तो 3 दूनी 6, 3 आम 27, 3 दूनी 6 और 3 आम 27, 29√3 आएगा तुम्हारा। मिल गया एक्स की वैल्यू वैसे ही फटाफट, सही में सही है। इतना इजली कैसे आ गया। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा ये देखो देखो दिक्कत कहा है ना कि इससे लिया है एंगल, तो ये भी तो कुछ होगा ना, ये वाला, ये भी तो कुछ हाइट होगी। इसको मान लो तुम y, तो जब मैं लगाऊंगा ACD लगाऊंगा तो x प्लस वाई आएगा, लंब बटे आधार में पूरा आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो x प्लस वाई आएगा यहाँ पे। ये तो एरर हो गया यार, ध्यान नहीं दिया ये ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू 87/x प्लस वाई। इसको तुम एक काम करो, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं लेता हूँ ट्रायंगल ABE, कौन सा, ABE। यहाँ पे मैं लगाता हूँ कौन सा, 1060। ये होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है तुम्हारा, यही, यानी कि 87। आधार क्या हो, इसमें केवल x होगा, इसकी वैल्यू होती है तुम्हारी √3 इक्वल टू 87/x। तो x की वैल्यू निकलेगी हमारी 87/√3। तो x चलो x का मान मिल गया, ये है ना, 87/√3 मिल गया x का मान तुम्हारा। अब x का मान इस पर पुट कर दो, तुम्हारा y का मान मिल जाएगा। कैसे, देखो 1/√3 दिया हुआ है तुम्हारा इक्वल टू 87/x की जगह रख दो 87/√3 प्लस y कर दो दोनों का तिरक गुणा। तो 87/√3 प्लस y इक्वल टू 87 इंटू √3। तो y बराबर जब निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 87√3 माइनस 87/√3, ठीक है। काम करो इसमें कि तुम 87 कॉमन ले लो, ठीक है, तुम्हारा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। थोड़ी इसको नोट करो, मैं थोड़ी मिटा दूँ इसको, स्पेस नहीं है। ना तो इसको वहाँ देख लो, ठीक है। तुम्हारा दिया था y इक्वल टू 87 और इसका ले लो तुम एलसीएम इस वाले का, तो तुम्हारा बच जाएगा 3 माइनस 1। तो y इक्वल टू 87 इंटू 2/√3। अब इसका तुम कर दो परमीकरण, यानी कि √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे। तो y इक्वल टू तुम्हारा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू √3/3। 3 से काट दो इसको, 3 बचे 15 तो और 3 नौठी 3 बचे 15 हो जाएगा तुम्हारा, 3 नौठी 24। यानी कि y की वैल्यू मेरे ख्याल से 58√3 आनी चाहिए। इतनी मीटर इतनी दूरी तय करी किसने, गुब्बारे नहीं, यहाँ से यहाँ तक के में गया ये। मैं y निकाल रहा था कि x,
मुझे चाहिए था एक्स यार। 1 मिनट, 58√3 आता है ना? 58√3 तो आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। वाई की वैल्यू तुम्हारे ये 58√3। काम करो, अरे यार डिफरेंट क्या कहाँ हो गया इसको मैंने। देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, 1060 इक्वल टू 87, ये वाला ट्रायंगल लोगे तो 87 बटे तुम्हारा वाई आना चाहिए था, तो मैंने कर दिया एक्स। कोई बात नहीं, इसको मान लो तुम एक्स और इसको वाई, बस इतना डिफरेंस था और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना हमने, एक्स लिख दिया है, आना चाहिए था वाई। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, एकदम राइट है तुम्हारा, यही है आंसर। नोट कर लो इसको फटाफट। कर लो कर लो, हो गया। चलो 2 ठो और बचे हैं, 2 और हो जाए बस, लेक्चर ख़त्म करते हैं। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, और ये इसलिए मैं थोड़ी इसको स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो नहीं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समझ में आए। इस पर फास्ट करूँगा तो हवा बस से जाएगा। ये बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की पाद तक जाता है, तथा एक मीनार एक कोई राजमार्ग है कि एक रोड है, और ये क्या है, एक मीनार है, ये है मीनार, जैसे राजमार्ग एक मीनार की ये पाद बिंदु है, पाद तक जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री की अवनमन पर देखता है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो वो क्या करता है, पहले देखता है सीधे, फिर अवनमन लेता है 30 डिग्री का। कितने का? ये करता है 30 डिग्री का लेता है अवनमन। ठीक है, फिर और जो कि एक राजमार्ग एक मतलब एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़े एक आदमी एक कार को 30 डिग्री पर या उसने देखा, और जो कि मीनार की ओर समान चाल से आ रही थी, यानी कि उसकी चाल जो है चेंज नहीं हो रही थी, जो चाल उसकी यहाँ थी वही चाल यहाँ होगी, वही चाल यहाँ होगी। फिर 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन 60 हो गया, यानी कि यहाँ से कहीं पे वो यहाँ आ गई। कितना हो गया? 60 हो गया कार का अवनमन। तो टाइम कितना लगा है यहाँ से, इसको मान लो ए, इसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, समय जो है ना 6 सेकेंड लगा है। जब इसकी चाल निकालेंगे ना, क्या करेंगे, हमें चाहिए चाल, तो पहले इसकी फाइंड करेंगे हम दूरी, है कि नहीं? अरे सिंपल सी बात है यार, मान लो इसको मान लो तुम ए, ठीक है, और इसको मानो बी, इसे सी और इसे डी। ओके, अपनी सुविधा के अनुसार सब अलग अलग मान सकते हो तुम। माना सी डी क्या है, तुम्हारा राजमार्ग है, माना सी डी क्या है, हमारा राजमार्ग है, और क्या है, ई बी क्या है, मीनार है। देखो ये सब चीज़ें जो तुम्हारे दी होती थी ना, मैंने बाकी क्वेश्चनों में लिखी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तुम लोग कर सकते हो कि ये मीनार है, ये खंबा है, वो अपना अलग मेथड होता है, कर लेना। ठीक है, अगर उस तरह भी कर दोगे तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और सी डी जो है 6 सेकेंड, और डी जो है सी सी 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद स्थित है, वो हटाओ। फिर लिखा है इस पे, ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन कौन सा, ए बी डी लेता हूँ मैं। इसमें मैं लगाऊंगा कितना, 1060 इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका ए बी, आधार क्या है डी बी, है कि नहीं? लंब इसका ए बी है, आधार क्या है डी बी है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि मैं चाहिए डी बी, तो डी बी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ए बी बटे 1060, 1060 का मान होता है √3, तो डी बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी बाई √3 हो गया हमारा। फिर लेता हूँ मैं कौन सा ट्रायंगल, पूरा वाला सी ए बी में, इस पे लगाऊंगा मैं 1030, ये होता है लंब बटे आधार, लंब क्या होगा तुम्हारा ए बी, ये लंब है, आधार क्या होगा सी डी प्लस डी बी अपॉन सी डी प्लस डी बी, तुम्हारा होगा आधार। ठीक है, अब डी बी की वैल्यू तो मुझे पता है, पता है कि नहीं पता? तो जो डी बी है यहाँ पर मैं रखूँगा कि 1/√3
इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी का मान क्या रखना है मुझे, सी डी नहीं पता, तो सी डी का सी डी रहेगा प्लस डी बी के साथ में मैं रख सकता हूँ ए बी अपॉन √3। इसको मैं कर सकता हूँ तिरक मल्टीप्लाई, यानी कि सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू √3 ए बी। कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा इसको क्या कि √3 ए बी, इसको भेज दूंगा उस साइड, तो माइनस ए बी बाई √3 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या, सी डी के, ठीक है। तो जब मैं इससे ए बी कॉमन लूँगा तो मेरा आ जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू सी डी। इसका एलसीएम लूँगा तो आएगा मेरा √3 एंड 3 माइनस 1 ए बी इक्वल टू सी डी। तो देन ए बी हो जाएगा तुम्हारा इंटू 2 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो जो सी डी जो हमारा आ गया वो आया है 2ab बाई √3। ये किसकी आई है, सी डी की दूरी आई है हमारी, है कि नहीं। अभी कुछ और करना बाकी है तो देख लो। तो बोला जो सी डी है इसे दूरी करने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड। सी से डी जो दूरी तय की गई थी उसको कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होती है, ये होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। काम करो, पहले इसको नोट करो फिर करते हैं इसको। इतना पोर्शन और इतना पोर्शन पहले तुम नोट करो, हो गया ये, उसके बाद वहाँ करेंगे, क्योंकि नहीं तो बोर्ड में पूछेगा नहीं। फिर जो है कि ये देखो कि जो सी डी है, सी डी ने की थी 2ab बाई √3 दूरी तय करने में लगा समय क्या था उसका, वो उसको लगा था क्वेश्चन के अनुसार 6 सेकेंड, ठीक है। तो यदि जब मैं इसकी चाल निकालूं तो ये होती है दूरी बटे समय। तो दूरी का मान कितना होगा तुम्हारा, दूरी दूरी तो मैंने वो निकाल ली है, तो 2ab बाई √3 और समय था तुम्हारा 6 सेकेंड। 6/1 कर लो, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड कर दो, तो यानी कि 2ab अपॉन 6√3 यानी कि 2×3 6, यानी कि ए बी अपॉन 3√3। ये हमारी क्या होगी, चाल होगी। ये निकलेगी हमारी चाल यानी कि स्पीड, कितनी निकली हमारी, ए बी अपॉन 3√3 निकली, यानी कि इस स्पीड से क्या करेगा ये जाएगा, क्या करेगा ये राजमार्ग की तरफ जा रहा था। तो 6 सेकेंड लगा, दूरी इतनी तय की, तो इसकी चाल हुई ए बी बाई 3√3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब मुझे क्या निकालना था इस पे क्वेश्चन पे, बोल रहा था कि इस बिंदु से मीनार के पास तक यानी कि डी से बी तक का जो समय है वो बताओ। तो देखो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का समय चाहिए, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो समय बराबर होता है चाल बटे दूरी। ताकि क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोल चुका है कि चाल जो हमारी नियत है यानी कि समान चाल से वो चल रहा है, तो चाल तो यही होगी ए बी बटा 3√3 अपॉन जो इसकी दूरी है डी बी की, वो मैंने कहाँ लिखी, डी बी की दूरी, हाँ डी बी की दूरी पहले निकाली थी ना। अरे यार समय बराबर दूरी बड़ी चाल होता है, ये भी कन्फ्यूज करेगा।
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी दूरी कहाँ थी? हमने डीवी की वैल्यू फाइंड की कहीं? नहीं की थी ऊपर ए बी बाई रूट थ्री आई थी। ए बी बाई रूट थ्री आई थी, जो मैंने मिटा दिया उस पर देखो। और जो इसकी चाल है वो क्या है? ए बी बाई थ्री रूट थ्री है इसकी चाल। तो पहली चौथी दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई करो, तो ए बी इंटू थ्री रूट थ्री अपॉन ए बी इंटू रूट थ्री। तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। तो जो समय लगेगा इसको वो लगेगा 3 सेकेंड का बेटा। यानी कि डी से बी तक पहुंचने में जो लगा समय होगा वो कितना होगा तुम्हारा? 3 सेकेंड का होगा। यानी कि अतः डी से बी तक जो है कि कार को पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। ओके, नोट इट, फटाफट करो। बहुत खुशी की बात है कि अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद चैप्टर क्लोज। फिर सीधे पढ़ेंगे सर्कल, चैप्टर नंबर 10। ओके, जो तुम्हारा लास्ट वाला है वो बोल रहा है कि मीनार, ये है तुम्हारा 16 नंबर का। ये बोल रहा है कि मीनार के आधार से, एक कोई तुम्हारे मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर एक तुम्हारा 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे। 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। ये तुम्हारी मीनार है, ये उसका शिखर, ये पाद है, तो ये जो इसका ये वाला कोण बनेगा और ये वाला कोण बनेगा, क्या है? ये पूरक है। तो दोनों कोण क्या है? पूरक है। अब तुम वो सब छोड़ के पहले समझो पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है? 90 अंश होता है। इनका एक योग क्या होता है?